राधिका खुद तो एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उनके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी किसी अमीर खानदान में हो जाए। पंडित जी, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है, हमारा कोई बेटा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कम से कम हमारी बेटी की शादी किसी अच्छे खानदान में हो जाए ताकि उसकी जिंदगी अच्छी तरह से बीते। पूरी जिंदगी उसने गरीबी ही झेली है, ये तो अच्छा हुआ किसी तरह हमने उसे पढ़ा लिखा दिया है। भाई साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। राधिका मेरी भी बेटी जैसी ही है। मैंने उसके लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन वो आपका घर देखकर ही वापस लौट जाते थे। कुछ और अमीर रिश्ते देखे, लेकिन उनका परिवार ठीक नहीं था। कुछ लड़कों की तो उम्र 40 के ऊपर थी। पंडित जी, आप इनकी बातों को छोड़िए। पैसों के लालच में हम अपनी बेटी को किसी भी खानदान में नहीं दे सकते। परिवार पैसों से भले ही गरीब हो, लेकिन उनका परिवार संस्कारी और अच्छा होना चाहिए। परिवार में प्रेम बना रहे तो सब ठीक हो जाता है। सिर्फ पैसा हो और आपस में प्रेम ना हो तो जिंदगी नरक बन जाती है। बहन जी ने बिल्कुल सही बात कही। अगले दिन ही पंडित जी रोशन और उसके परिवार को लेकर राधिका के घर पहुंच गए। भाई साहब, पंडित जी ने आपके परिवार की खूब तारीफ की। हमें भी आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। रोशन बेटा, तुम्हें हमारी बेटी पसंद है या नहीं? मैं कौन होता हूँ किसी लड़की को पसंद करने वाला या ना पसंद करने वाला? मैं किसी की टेस्ट लेने थोड़ी ही आया हूँ। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आया था। जैसा मेरे माँ बाप और आप लोग डिसाइड करेंगे मैं वैसा ही कर लूंगा। रोशन की ये बात राधिका और उसके परिवार को बेहद पसंद आई। रोशन के माँ बाप भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए दोनों परिवारों का रिश्ता तय हो गया और 1 महीने के अंदर ही पंडित जी ने दोनों की शादी करवा दी। सासू माँ, आज तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, लेकिन आज पड़ोस का कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे बहू, इस गांव में जितने भी लोग थे सबके लड़के बाहर जाकर कमाने लगे, इसलिए सभी लोगों को पैसों का घमंड आ गया है। मेरा बेटा अकेला है, इसलिए वो हमें छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता, इसलिए हमारा परिवार गरीब रह गया। भला गरीब घर में कौन झांकने आता है। सासू माँ, कोई बात नहीं, मुझे बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ ही दिनों में राधिका रोशन के परिवार में घुल मिल गई। राधिका को अपने ससुराल वालों का स्वभाव और उसके ससुराल वालों को राधिका का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दिवाली के ठीक 1 हफ्ते पहले रोशन के खेतों में अचानक आग लग गई। सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई। पिताजी, मैंने कितनी मेहनत करी थी, पता नहीं कौन हमसे जलता है। हमारी फसल सूखकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, लेकिन काटने से पहले ही सारी फसल किसी ने जलाकर खाक कर दी। इन फसलों का ही तो सहारा था, अब हमारा क्या होगा? बेटा, तू परेशान मत हो, जिसने भी ऐसा किया होगा उसे उसकी सजा मिल जाएगी। आप परेशान मत होइए, सिर्फ एक फसल जल जाने से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। राधिका, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारी इस घर में पहली दिवाली है। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे और अपने माता पिता के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आऊंगा। हम लोग ढेर सारी खुशियां मनाएंगे, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा, कोई बात नहीं, तेरी नौकरी तो अभी जिंदा है ना। माँ लक्ष्मी पर भरोसा रखो, इस दिवाली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ से उस गांव की एक औरत गुजरी। उसने ताना मारते हुए राधिका की सास से कहा, जब से तेरी बहू के पैर तेरे घर में पड़े हैं ना, तब से सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है। इस राधिका के पैर पड़ते ही तेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। कल मुही, तू निकल जा यहाँ से। हमारे घर में फूट डालने की कोशिश मत कर। तुम सबको अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग चाहे जितनी फूट डालने की कोशिश करो, लेकिन हमारे परिवार में किसी को तुम तोड़ नहीं पाओगी, और इसी वजह से तुम सब गांव वाले हमसे जलते हो। इस बुढ़िया को तो समझाना ही बेकार है। वो औरत इतना कहकर वहां से चली गई। रोशन को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही घर से निकल गया और उस औरत के घर के अंदर घुसकर उसके बेटे को मारने लगा। रोशन, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ। हर साल मेरी फसल सबसे अच्छी होती है, और इसी गांव में रहकर मैं तुम सबसे ज्यादा कमाता हूँ। इसी बहुत से तुम लोग जलते हो। तुम सब हर वक्त यही कोशिश किया करते हो कि हमारे परिवार में फूट डाल सको। परिवार में इतना प्यार देखकर यकीन नहीं होता ना? अपनी माँ को समझा देना, आज के बाद हमारे घर की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रोशन अपने घर वापस आ गया। उसने अपने घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रोशन जिसको पीट कर आया था वो बहुत गुस्से में था। माँ, वो रोशन मुझे पीट कर चला गया। उसने पापा को भी उल्टा सीधा कहा। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसके खेतों को हमने ही जलाया है? अरे, पता चल गया है तो पता चल जाने दो। ये लोग खुद को बहुत बड़ा तोप समझते हैं। इस गांव में सबसे गरीब हैं, लेकिन दिन भर इतना खुश रहते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। अभी तो सिर्फ इसके खेतों को जलाया था, लेकिन अपनी बेइज्जती के बाद मैं इसकी दुनिया जला दूंगा।
अभी तो सिर्फ इसके खेतों को जलाया था, लेकिन अपनी बेइज्जती के बाद मैं इसकी दुनिया जला दूंगा। करीब आधी रात में चुपके से उस औरत का बेटा रोशन के घर के बाहर पहुंच गया। उनका मिट्टी का कच्चा मकान बना था और ऊपर छपरा पड़ा हुआ था। उसने माचिस की तीली जलाई और उस छपरे के ऊपर फेंक दिया, जिससे रोशन के घर में आग लग गई। आग लगाकर वो अपने घर भाग गया। रोशन के परिवार की नींद खुली और सभी लोग बाहर आ गए। माँ, मैं इस पूरे गांव को किसी दिन आग लगा दूंगा। किसी ने जानबूझकर हमारे घर में आग लगाई है। बेटा, इस समय गुस्से से काम नहीं चलेगा। जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। बहू, तुम थोड़ा अपनी सासू माँ को लेकर दूर खड़ी हो जाओ। राधिका और उसकी सास दूर खड़े हो गए। रोशन और उसके पिता ने बाल्टी में भर भर कर पानी डालना शुरू किया, लेकिन तब तक उनका पूरा घर और घर का सारा सामान जल चुका था। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। परेशान होने से हम आगे की जिंदगी नहीं काट पाएंगे। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, चलो कहीं रहने का इंतजाम देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने बक्सा बाहर निकाल लिया था, इसमें ओढ़ने बिछाने का और खाने पीने का कुछ सामान भी है। कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं इसमें, आप सभी लोगों के। रोशन ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने पूरे परिवार को लेकर गांव के पास के एक रेलवे स्टेशन पर चला गया। वहां पर उसने देखा कि स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन की बोगी खड़ी हुई थी। राधिका, माँ, पिताजी, वो देखो, ट्रेन की बोगी खड़ी है। ये पिछले कई सालों से ऐसे ही खड़ी है। इसमें कोई आता जाता नहीं है। चलो, हम लोग उसमें ही रह सकते हैं। पूरा परिवार उस ट्रेन की बोगी के अंदर चला गया। आप लोग फिक्र मत करिए, इस बोगी को मैं एक आलीशान घर जैसा 1 घंटे के अंदर बना देती हूँ। राधिका ने साफ सफाई करके उस ट्रेन की बोगी के अंदर का माहौल बिल्कुल घर जैसा बना दिया। अगली सुबह होते ही राधिका जल्दी उठी और बाहर से मिट्टी लाकर मिट्टी का चूल्हा बना दिया और सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। रोशन अपनी नौकरी पर चला गया। ऐसे दिन बीतते गए और दिवाली का दिन आ गया। राधिका, हमें भी ना जाने क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। यह तो अच्छा हुआ कि मेरी नौकरी चल रही है, वरना हम लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता। मैं कुछ झालर लेकर आया हूँ और कुछ दिए, पटाखे और पूजा का सामान भी लेकर आया हूँ। इस बोगी को बिल्कुल महल जैसा सजा दो। हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। हम भी दिवाली मनाएंगे। यहीं पर पटाखे भी छोड़ेंगे, क्योंकि हमें हर हाल में खुश रहना सीखना होगा। रोशन की इस बात से पूरे परिवार को थोड़ी हिम्मत मिली। पूरी बोगी को उन लोगों ने राजमहल जैसा सजा दिया। अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाकर एक अच्छा सा मंदिर भी बना दिया। उन लोगों ने माँ लक्ष्मी जी की पूजा की। तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची फटे कपड़ों में उनके पास आई। आप लोग यहाँ पर? मैं आपके घर गई थी तो वहाँ कोई था ही नहीं। सभी लोग उस अनजान बच्ची को देखकर हैरान हो गए। लेकिन तुम कौन हो बेटा? हमारा घर कैसे जानती हो? और वैसे भी हमारा घर तो अब खाक हो चुका है। ताला लगा हुआ था, तुम शायद किसी और के घर चली गई होगी। मेरी माँ हर दिवाली आपके घर मांगने जाती थी, क्योंकि उस गांव में कोई औरतों ने कुछ देता नहीं था। पास के बलरामपुर में चौथा घर आपका ही है ना? ये बिटिया तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हमारा घर तो जल चुका है। वहाँ ताला कैसे दिख गया इसे? मुझे जल्दी से प्रसाद दे दो, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना भी है। रोशन ने उसे कुछ कपड़े, कुछ पैसे और मिठाइयाँ दी, जिसे लेकर वो चली गई। रोशन अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आया तो देखा उनका घर अब एक आलीशान घर बन चुका था। धन दौलत से भरा हुआ था उनका घर। सुबह देखा तो उनकी फसलें लहरा रही थी और पूरा गांव भिखारी बन चुका था। गांव वाले 1 साल तक रोशन के परिवार से माफी मांगते रहे, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते रहे। फिर 1 साल बाद दिवाली में एक बार फिर से सभी गांव वाले लक्ष्मी माँ की कृपा से ठीक हो गए, पर अब सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। राधिका का स्कूल में आखिरी साल था। राधिका बचपन से ही करवा चौथ का व्रत हर साल रखती थी, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं था। एक दिन राधिका अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, राधिका टिफिन बॉक्स ले जाना तो भूल ही गई तू। अब माँ को कैसे बताऊं कि आज मेरा भी करवा चौथ का व्रत है? क्या सोचने लगी राधिका, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? कहीं तूने भी तो किसी के लिए आज व्रत नहीं रखा? अरे नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती है। अगर कोई लड़का मेरी जिंदगी में होता तो मैं आपको जरूर बताती। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई होंगी। लाई टिफिन। राधिका टिफिन लेकर घर से निकल गई। रास्ते में वो टिफिन के बारे में ही सोच रही थी। अब इस टिफिन का क्या करूं मैं? आज तो मेरा व्रत है, मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन खाना भी बर्बाद नहीं कर सकती मैं।
तभी राधिका को वहां पर कुछ गाय दिखाई दी। गाय माता को खाना खिला देती हूँ, इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। राधिका ने गाय को खाना खिला दिया। हे गाय माता, कोई और तो मेरी बात समझ नहीं सकता। अगर मैं किसी से बताऊंगी कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है तो लोग यही सोचेंगे कि जरूर मेरी जिंदगी में कोई लड़का होगा, पर मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। इतना कहकर राधिका अपने स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचते ही राधिका को उसकी सहेलियां मिल गई। अरे गीता, सुनीता, तुम लोग यहाँ स्कूल के बाहर? अरे यार, आज करवा चौथ है ना, इसलिए ममता मैडम नहीं आई। चल राधिका, तब तक हम लोग बाहर पानी पूरी खाकर आते हैं। मैं तुम लोगों के साथ चल तो रही हूँ, लेकिन मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी। मैंने सुबह सुबह बहुत नाश्ता कर लिया था। राधिका, हम दोनों अच्छी तरह से जानते कि तू झूठ बोल रही है। हमने रास्ते में तुझे देख लिया था, तू अपने टिफिन का खाना गाय को खिला रही थी। राधिका, हम सब बचपन से ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तू तो बचपन से ही सिंगल है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही अभी तक तेरी शादी तय हुई है, तो फिर तूने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? तुम लोग पागल हो गई हो क्या? मैंने कोई व्रत नहीं रखा। देख राधिका, हम लोग बचपन से एक साथ हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तूने यूं ही तो गाय माता को खाना नहीं खिलाया होगा। आज ऐसा क्या हो गया कि तूने अपना खाना गाय को खिला दिया? तूने जरूर आज व्रत रखा है। अब राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए राधिका ने अपनी सहेलियों को सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने आज व्रत रखा है। आज तो क्या, मैं बचपन से ही करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हूँ। तो अब मुझे समझ में आया। सुनीता, मुझे लगता है राधिका की शादी बचपन में किसी के साथ तय कर दी गई होगी, ये उसके लिए व्रत रखती है। नहीं, मेरी अभी तक किसी के साथ शादी तय नहीं हुई। अगर तुम लोग चाहो तो मेरी माँ से पूछ सकती हो। लेकिन तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई तेरा बॉयफ्रेंड होता तो तू हम दोनों को तो बताती ही। हाँ मेरी सहेलियों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे मेरी माँ, तो फिर तूने करवा चौथ का व्रत रखा किसके लिए है? इतने में वहाँ पर स्कूल के कुछ और बच्चे आ गए। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो चलो, रमेश सर की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ चलते हैं। गीता, सुनीता, चलो क्लास में चलते हैं, ये सब बातें छोड़ो। राधिका ने वो बात वहीं खत्म कर दी और क्लास अटेंड करने लगी। वहीं दूसरी तरफ किसी शहर में एक लड़का विक्रम रहता था। वो मार्केट में बाइक से कहीं जा रहा था, तभी उसे अचानक एक शोरूम दिखाई दिया। 2 दिन बाद मेरे माता पिता पंडित जी के साथ मुझे लेकर मेरी शादी के लिए लड़की को देखने जाने वाले हैं। ये जीन्स और टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जाकर देख लेता हूँ। विक्रम ने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और जैसे ही वो शोरूम के पास पहुंचा, वैसे ही एक ट्रक आया और उसकी बाइक को उड़ाकर बहुत तेज रफ्तार में वहां से चला गया। ओह माय गॉड, लगता है इस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बाइक खड़ी करके इस दुकान पर आ गया। अगर मैं ड्राइव कर रहा होता तो ट्रक वाला मुझे उड़ा देता और मैं मर गया होता। थैंक गॉड, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मुझे ये दुकान दिख गई और मैं रुक गया। खैर, विक्रम अंदर से इतना डर गया कि उसने शॉपिंग नहीं की और ऑटो पकड़कर अपने घर आ गया। घर वालों को उसने सारी बात बता दी। माँ, पिताजी, आज मेरे साथ फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं मरते मरते बचा। मैं बाइक से जा रहा था, तभी मुझे एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। मैं बाइक खड़ी करके जैसे ही दुकान तक पहुंचा, वैसे ही एक बेकाबू ट्रक आया और मेरी बाइक को ठोक कर चला गया। अगर मैं बाइक ड्राइव कर रहा होता तो मैं इस वक्त ऊपर वाले के पास होता। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, तेरे साथ ऊपर वाला है। बचपन से ही तेरे साथ बहुत सारे हादसे होते आ रहे हैं, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तू चिंता मत कर, गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी, पर तुझे कुछ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। वहीं दूसरी तरफ राधिका की स्कूल की छुट्टी हो गई। वो अपने घर आ गई। शाम को राधिका की माँ चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ भूख से तड़प रही थी। अरे राधिका, जल्दी देख, चांद निकला क्या? नहीं माँ, अभी तक चांद नहीं निकला। हर रोज चांद निकल आता है, पता नहीं करवा चौथ वाले दिन इसे क्या हो जाता है। लगता है इसकी माँ करवा चौथ वाले दिन जल्दी घर से बाहर नहीं निकलने देती होगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका की माँ? अगर इतनी ही भूख बर्दाश्त नहीं होती तो करवा चौथ का व्रत रखने की क्या जरूरत है? जब तुमसे मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं जिंदा तो था ही, तब तो मेरे लिए कोई व्रत नहीं रखता था। मेरा वैसे भी दिमाग खराब है, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। राधिका, तू छत पर जा, जैसे चांद निकल आए मुझे बता देना। ये सुनकर राधिका खुश हो गई। ठीक है माँ, ये आपने सही कहा, मैं छत पर जाती हूँ। वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन पानी की बोतल छत पर लेकर क्यों जा रही है तू? माँ, मुझे नहीं लगता कि चांद इतनी जल्दी निकलेगा। छत पर खड़े खड़े मुझे प्यास लगेगी तो पानी पी लूंगी। राधिका बेटा, तू छत पर जा, अपनी माँ से बहस मत कर। इसका दिमाग भूख की वजह से खराब है।
राधिका तुरंत छत पर चली गई। छत पर जाकर वो आसमान को निहारने लगी। तभी उसने देखा कि हल्का हल्का चांद निकलने लगा, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताया। सबसे पहले मैं अपना व्रत तोड़ लेती हूँ, उसके बाद माँ को बुलाती हूँ, क्योंकि माँ के सामने तो मैं चंदा मामा की पूजा नहीं कर सकती। चांद के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उसने खुद से ही पानी पीकर व्रत तोड़ दिया। पर ये सब कुछ राधिका के माँ बाप ने देख लिया। राधिका, ये क्या कर रही है तू? हमने सब कुछ देख लिया है। तू अपने दुपट्टे से चांद को देख रही थी, उसके बाद अपना व्रत तोड़ा। अब समझ आया, इसी वजह से तू पानी लेकर आई थी। जल्दी बता, किसके लिए रखा है व्रत तूने? किसी के लिए नहीं माँ। इसी वजह से तू सुबह टिफिन नहीं ले जा रही थी। मुझे पूरा यकीन है टिफिन का खाना तूने नहीं खाया होगा। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी तूने कुछ नहीं खाया। आजकल की लड़कियां बिल्कुल पागल हो गई हैं। अब आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? पंडित जी ने जिस लड़के के बारे में बताया उसे कल ही बुला लो। राधिका की माँ ने जल्दी जल्दी चांद की पूजा की और अपना व्रत तोड़ा। अगले दिन वही विक्रम के परिवार को लेकर पंडित जी आने वाले थे। देखो राधिका, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। अगर तू किसी लड़के को पसंद करती है जिसके लिए तूने व्रत रखा था तो हमें बता दे, अभी भी वक्त है। फिर बाद में मत कहना कि मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। नहीं माँ, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप दोनों से कभी नहीं छुपाती। मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा। अगर कोई लड़का इसकी जिंदगी में नहीं है तो किसके लिए व्रत रखा इसने? इतने में वहाँ पर पंडित जी विक्रम के परिवार को लेकर पहुँच गए। मैं बताता हूँ इसने किसके लिए व्रत रखा। अरे पंडित जी, आइए आइए। अरे बैठिए, आप लोग। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आप लोग बैठिए, खड़े क्यों हो गए? राधिका, चल जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। राधिका अपनी माँ के साथ किचन में चाय नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद राधिका सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। विक्रम को राधिका पहली नजर में पसंद आ गई और राधिका को भी विक्रम पहली नजर में ही पसंद आ गया। हम लोग आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? अरे क्या बताए भाई साहब, हम लोग जैसे ही स्टेशन पहुँचे वैसे ही ट्रेन निकल गई। पर अच्छा हुआ कि वो ट्रेन छूट गई, क्योंकि थोड़ी ही आगे जाकर वो ट्रेन पटरी से उतर गई और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर हम टैक्सी पकड़कर यहाँ तक आए हैं। ये तो अच्छा ही हुआ कि आप लोग ट्रेन पर चढ़े नहीं, वरना कुछ भी हो सकता था। माँ जी, इस तरह की घटनाएं मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है। बचपन से ही मेरे साथ ऐसी दुर्घटनाएं होने वाली होती है, लेकिन पता नहीं कैसे होते होते टल जाती है। अरे ये सब कुछ राधिका बिटिया की वजह से हुआ है। तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर ही भेजी है। राधिका बिटिया, मैं सभी का भविष्य, भूत और वर्तमान जान लेता हूँ। आज सबको सच सच बता दो कि तुम बचपन से ही करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो। सब लोग पंडित जी की बात सुनकर दंग रह गए। ये सच है कि मैं बचपन से ही करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। इसके पीछे वजह है कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हमारी जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है, लेकिन मिलते तो तभी है जब शादी हो जाती है। तो मैं यही सोचकर व्रत रखती थी कि भगवान ने मेरी जोड़ी जिसके साथ बनाई होगी उसकी उम्र लंबी रहे, उसकी सुरक्षा होती रहे। और बेटा, तेरे व्रत की वजह से ही विक्रम के साथ बचपन से ही बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन हर बार वो बच जाता था। ये जानकर विक्रम खुश हुआ। उसके बाद विक्रम और राधिका की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।